वेलकम बैक टू नैन्स टू क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतनी ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमें हिस्ट्री में प्रैक्टिस करनी है। ये हमारे हिस्ट्री का प्रैक्टिस का तीसरा वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने बाकी के 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा पैट के कंप्लीट कोर्स के लिए मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर एक एक टॉपिक आपको थॉरली डिस्कस किया गया है नोट्स के साथ, आप वहाँ से जाके नोट्स भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे कि किस शासक ने भारत तुगलक वंश की नींव रखी। भारत में है, ठीक है। भारत में तुगलक वंश की नींव किसने रखी? तो ये मैं आपको कल करवा चुकी हूँ। किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। कब रखी थी? 1320 में रखी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि धारण कर रखी थी, ये भी बताया गया है आपको। गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक की उपाधि धारण कर रखी थी। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा शासक था और एक पहला शासक था जिसने सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाई थी। लिख लीजिएगा कि सिंचाई हेतु नहर निर्माण करवाने वाला ये पहला शासक था। पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि वो शासक कौन था जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक आपका यही था। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि खिज़्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो आपको पता होगा कि खिज़्र खान आपकी किस राजवंश से संबंधित है। राज्य नहीं होता है, ये राजवंश होता है। सैद वंश से संबंधित हैं। सैद वंश की स्थापना जो है आपके खिज़्र खान ने ही की थी। सैद वंश, आइए जानते हैं सैद वंश के बारे में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सैद वंश जो है इनके संस्थापक कौन है? संस्थापक तो मैंने आपको बताया है सैद वंश के जो संस्थापक हैं वो खिज़्र खान हैं। कौन है? खिज़्र खान, याद रखिएगा, खिज़्र खान। ये जो आपके खिज़्र खान थे जिन्होंने स्थापना की थी आपके सैद वंश की, ये 1414 में आपके जो हैं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे और 1421 में खिज़्र खान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया। आपको बताना है किसके शासनकाल में जो इब्न बतूता है ये भारत आया। मैंने जब आपको तुगलक वंश पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आपका भारत आया था। इब्न बतूता बेसिकली आपका एक मोरक्को निवासी था। ये पूछा जाता है कि ये कहाँ का था, तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को निवासी था। ये मोरक्को का था। कहाँ का? मोरक्को का था। इब्न बतूता जो था इसका एक यात्रा वृतांत था। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं और आपने नोट भी की हैं, तो माइंड में थोड़ा तो होगा। तो इब्न बतूता का जो यात्रा वृतांत था इसका नाम क्या था? रेहला था। अब आपको ये याद रखना है कि किसका यात्रा वृतांत था? रेहला। तो आपका इब्न बतूता का था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कि रेहला किसका यात्रा वृतांत था? तो ये इब्न बतूता का था। ठीक, आंसर आपको मिल गया होगा थर्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, आपको अभी चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? पानीपत का प्रथम युद्ध आप सभी को याद होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया है 21 अप्रैल। अगर आप इतना नहीं याद रख पाते तो खाली आप अप्रैल याद रख लीजिएगा। और आपके 1526, कब? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में? बाबर और आपके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये आपका हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक, काफ़ी महत्वपूर्ण है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर जो थे, बाबर के पास बहुत सारी तोपखाने थीं। तोप की वजह से आपके जो हैं बाबर इस युद्ध में आपके बेसिकली अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ये शक्तिशाली थे। तो इस वजह से इब्राहिम लोदी जो थे ये आपके रण क्षेत्र में ही मारे गए थे। हालांकि इब्राहिम लोदी के पास जो इनके जो सेना थी, सेना की संख्या अधिक थी, लेकिन बाबर के पास क्या था? बाबर के पास तोपें थी। पूछा जाता है आपसे, पता होना चाहिए कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के पास क्या था? तो इनके पास तोपखाने थी। क्या थी? तोपखाने थी। और इब्राहिम लोदी के पास सेना अधिक थी, लेकिन फिर भी आपके इब्राहिम लोदी जो है रण क्षेत्र में मारे गए। और इसके बाद हुआ क्या कि दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। किस पर? दिल्ली पर और आगरा पर। दिल्ली और आगरा पर किसका अधिकार हो गया? बाबर का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको आंसर मिल गया होगा 1526।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अभी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तो यहाँ पर अमीर खुसरो तो भाई दिल्ली सल्तनत के इतिहास के लेखक थे। उसके अलावा आपके जियाउद्दीन वर्नी भी थे। कौन? जियाउद्दीन वर्नी भी थे। मिनहाज उस सिराज भी थे। लेकिन आपकी अब्बास खान सरवानी ये आपके जो हैं लेखक नहीं थे। सो आपका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब्बास खान सरवानी जो थे, इन्होंने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा था। किसका? शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा था। शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा किसने? अब्बास खान सरवानी ने। अब इतिहास लिखा तो इस पुस्तक का कुछ ना कुछ नाम दिया होगा। तो इन्होंने जो पुस्तक का नाम रखा, उस पुस्तक का नाम क्या था? तारीख ए शेरशाही। क्या था? तारीख ए शेरशाही। तारीख पर तारीख, याद रखिएगा। तारीख ए शेरशाही इन्होंने नाम दिया उस पुस्तक का। ठीक, सो मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किसकी? तुंगभद्रा नदी के। अभी ये भी पता होना चाहिए किसकी सहायक नदी है। तो मैंने आपको जियोग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ाया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, एक एक नदी आपको बताई है। तो तुंगभद्रा जो नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है ये आपकी तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर और बुक्का 2 भाई थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का ये 2 भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में, कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। आपको याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो ये आपकी की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ये 2 भाई थे, 1336 में की गई थी। विजयनगर का वर्तमान में जो नाम है वो क्या है? विजयनगर का वर्तमान में नाम हम्पी है। क्या है? हम्पी है। तो ये भी याद होना चाहिए कि वर्तमान में इनका नाम क्या है? वर्तमान में इनका नाम है हम्पी। और अभी आपको कल ही बताया गया है कि हम्पी आपका कहाँ पर है? ये कर्नाटका में है। ठीक, और इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने जो आपका शासन किया है, वो 4 राजवंश कौन से हैं? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको यही लिखना है कि इस साम्राज्य पर जो चीज़ें आपको आती नहीं है वो आपको 1 लाइनर के फॉर्म में लिखना है। 4 राजवंशों, 1 मिनट, 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक, कितने? 300 वर्षों तक शासन किया। यह 4 वंश निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं वो 4 वंश? तो वो आपको पता होने चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहला आपको याद रखना है संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। दूसरा आपको याद रखना है कौन सा? शालुब वंश। संगम शालुब वंश। एंड तीसरा जो है आपका कौन सा है? संगम शालुब तुलुब। कौन सा है? तुलुब है। मैंने आपको बताया है, थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा। अभी प्रैक्टिस का यही फ़ायदा है कि आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। चौथा है आपका अरावीडु वंश। कौन सा है? अरावीडु वंश। ये 4 वंश आपको मैंने बताए हुए थे। इन 4 राजवंशों ने आपका जो है इस साम्राज्य पर, विजयनगर साम्राज्य पर आपका शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध जो था वो आपका कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय था। कौन था? राजा कृष्णदेव राय था। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन सा था? वो आपको याद रखना है, कृष्णदेव राय। ठीक है, क्योंकि विजयनगर का साम्राज्य आपके कृष्णदेव राय की शासनकाल में आपका बहुत ज़्यादा जो है ऊंचाइयों पर पहुंचा, जिस वजह से सबसे प्रसिद्ध आपके यही रहे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि तुलुब राजवंश की स्थापना बेसिकली आपके वीर नरसिंह ने की थी। किसने? वीर नरसिंह ने की थी। कब की थी? तो आपके 1505 ईस्वी में की थी। 1505 ईस्वी में आपके तुलुब राजवंश की स्थापना की गई थी। आपको ये याद रखना है किसने की थी। अगर आप ये याद रख पा रहे हैं 1505 में तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ये आपके यहाँ से मुगल साम्राज्य के क्वेश्चन हैं। इनकी बारे में आपको बताना है कि किनकी मृत्यु जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो ये हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं।
हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित जो पुस्तकालय था इसकी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। आपसे ये पूछा जाता है, इसीलिए आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये कहाँ पर है। तो दिल्ली के दीन पनाह भवन में लिख लीजिएगा। इनकी मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से हुई थी, सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। देखिए मैं बहुत जल्दी लिख रही हूँ, तो आपको मैं बोल रही हूँ, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप मेरे बोलने से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं ना। और मैंने बताया था कि किसके पुत्र थे, बाबर के 4 पुत्र थे। किसके? बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। यानी कि हुमायूं किसके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे। ठीक, हुमायूं ने आपके 4 युद्ध भी लड़े। कौन सा? देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, देवरा, चौसा, कन्नौज और कौन सा? सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज या फिर इसी को बिलग्राम भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिलग्राम। और आपका कौन सा? सरहिंद। तो ये 4 युद्ध इन्होंने लड़े। अब जो आपका देवरा का युद्ध था, जब मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी तो वहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया था कि ये आपका बेसिकली मैंने बताया था 1532 में, और कुछ लोगों को 1531 पता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि भाई आप लोग दोनों याद रख लीजिए, आपको ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक, चौसा का युद्ध की अगर बात करें तो ये आपका कब हुआ था? 1539 में हुआ था। और कन्नौज या बिलग्राम की बात करें तो ये 1540 में हुआ था। और सरहिंद की बात करें तो ये 1555 में हुआ था, है ना। ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है 1 मिनट। अभी आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे कि हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो आपको मैंने जब पढ़ाया था अकबर के बारे में तो थोड़ा बहुत आपको याद होगा। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1556 में, कब? 1556 में पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के निकट, पंजाब जो था, पंजाब आपका एक राज्य है और इस राज्य के अंदर आपको एक गुरदासपुर ज़िला सुनने को मिलेगा। गुरदासपुर ज़िला, जो ये गुरदासपुर ज़िला था, इस ज़िला के निकट जो है आपका एक कलानौर नामक स्थान था। कौन सा? कलानौर। याद करिए थोड़ा सा, कलानौर नामक स्थान आपको बताया था ना मैंने। इस कलानौर नामक स्थान पर आपके जो अकबर हैं इनको बादशाह घोषित किया गया। मैंने आपको बताया था बादशाह, एक सब हेडिंग करवाई थी, वहाँ पर मैंने लिखवाया है कि बादशाह इनको कहाँ घोषित किया गया था? कलानौर नामक स्थान पर घोषित किया गया था। कब? 1556 में। आप लोग देख रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन आपका वहीं से है जो मैंने आपको नोट्स बनवाए हुए हैं। तो अब जो आपका ये एक डाउट था कि मैम नोट्स सफिशिएंट हैं या फिर नहीं, तो आपका डाउट यहाँ पर ख़त्म हो जाना चाहिए अब तो, कि सारे क्वेश्चंस आपको वहीं मिल रहे हैं। अभी भी आप लोगों में से कोई विद्यार्थी ऐसा है जिसने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी समय है, जाइए उन वीडियोज़ को एक बार आप देख लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? तो मैंने आपको बताया हुआ है शेरशाह सूरी। कौन? ये पहला ऐसा शासक था जिसके साम्राज्य जब था तो इनके शासनकाल में पहला जो मुद्रा था वो रुपया मुद्रित हुआ। कौन था? शेरशाह सूरी। 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अफगान शासक शेरशाह सूरी जो हैं आपके 1540 से आपके 1545 तक आपके जो हैं शासनकाल में रहे हैं। और ये जो रुपया था आपका किसका था? चांदी का था। तो ये भी आपको याद रखना है, चांदी का रुपया था। अगर हम बात करें शेरशाह की, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि शेरशाह ने जो आपकी उपाधि धारण कर रखी थी कौन कौन सी? हजरत आला। याद करिए थोड़ा सा, हजरत आला। और कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? सुल्तान। हजरत आला और सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण कर रखी थी। और शेरशाह के बारे में मैंने बताया है कि इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा सासाराम में है। कहाँ पर है? सासाराम। सासाराम कहाँ पर है? तो ये आपके बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु भी आप लोगों को याद रखना है। मृत्यु जो हुई थी वो आपकी बेसिकली हुई थी कालिंजर में। कालिंजर में इनकी मृत्यु हुई थी, कालिंजर में। ठीक, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित में से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? भूमि मापांकन की जो व्यवस्था थी ये बेसिकली शेरशाह ने शुरू की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो आपका 2nd ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर।
और इसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश भी करवाई थी, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? अकबर के नाम से। अगर हम बात करें अकबर की, तो मैंने अभी आपको बताया है कि इन्हें कब बादशाह घोषित किया गया, और इनका जन्म जो है 1542 में अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ पर हुआ था। इसको प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा गया। क्या कहा गया? प्रबुद्ध निरंकुश शासक। प्रबुद्ध निरंकुश शासक किसे कहा गया? अकबर को कहा गया। उन्होंने अपने वैवाहिक जो अपने संबंध है ये कछवाहा राजपूतों के साथ इन्होंने स्थापित किए थे। चिश्तिया संप्रदाय को इन्होंने बेसिकली समर्थन दिया था। जब अकबर की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दास प्रथा। दास प्रथा का इन्होंने 1562 में तीर्थ यात्रा का, ध्यान से सुनिएगा, तीर्थ यात्रा का बस आपको सुनना है, पढ़ चुके हैं आप सारी चीज़ें। तीर्थ यात्रा का 1563 में, जजिया कर, आपका जो जजिया कर था, जजिया कर का जो है इन्होंने 1564 में। डेट आपको देखो याद रखनी है, कौन से सन में, लगातार हैं, कुछ अलग से नहीं है। इनको समाप्त किया था किसने? अकबर ने। तो यही पूछा जाता है दास प्रथा का अंत किसने किया, दास प्रथा को समाप्त किसने किया और कब किया। तो देखो आपके सामने है कि दास प्रथा का जो अंत है, इसका समापन है, कब किया गया? 1562 में अकबर के द्वारा किया गया। तीर्थ यात्रा जो था, तीर्थ यात्रा कर का इसका समापन किया गया। जजिया कर का समापन किया गया। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत जो बाल विवाह था, बाल विवाह और आपका बेसिकली सती प्रथा जो था, बाल विवाह और सती प्रथा को रोकने का भी इन्होंने प्रयत्न किया था। और अकबर की बात करते हैं तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध आपको याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध जो इनके द्वारा लड़ा गया कब? 1576 में। 1576 में ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और आपके किसके बीच में? अकबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। अकबर एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था। अकबर जो थे, इनका नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? तो मानसिंह ने किया था। ये देखिए आपसे पूछा जाता है, तो मानसिंह ने इनका नेतृत्व किया था। अकबर के जो संरक्षक थे वो कौन थे? बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां। काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखिए अकबर के बारे में मैंने आपको बताई हुई हैं। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा ही। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बताया था एक चीज़ और, कि प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो थी, इनकी तरह ये प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा गया। पूछा जाता है आपसे, घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की? तो घोड़े दागने की जो प्रथा है, घोड़े दागने की प्रथा, ये बेसिकली अकबर ने शुरुआत की थी कब? 1573 में शुरुआत की थी अकबर ने। मनसबदारी प्रथा 1575 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनसबदारी की जब बात आती है तो अकबर का नाम जरूर आता है। मनसबदारी जो प्रथा थी ये आपके 1575 की बात है, याद रखिएगा। जाब्ती प्रणाली इन्होंने ही शुरुआत की थी। दीन ए इलाही, तौहीद ए इलाही, इनकी स्थापना 1582 में, कब? 1582 में अकबर के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा में है। ठीक, सिकंदरा, ठीक है, जिसका नाम सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था, और अकबर ने इसका नाम क्या कर दिया था? मैंने आपको बताया है, वाहिस्ताबाद कर दिया था। क्या? वाहिस्ताबाद, क्योंकि ये जो सिकंदरा था ये सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था। ये आए तो इन्होंने इसका नाम बदल दिया और वाहिस्ताबाद कर दिया। ठीक। अकबर का समकालीन अगर आपसे पूछा जाए कभी, तो अकबर का समकालीन कौन था? याद करिए, रानी एलिजाबेथ। अभी अभी आपको बताया है, कंपैरिजन जिससे किया गया तो भाई उसी के शासनकाल की होंगी। ठीक है, वैसे मतलब जो आगे के लोग हैं या पीछे के लोग हैं उनसे भी कंपैरिजन कर दिया जाता है, ऐसा थोड़ी है। लेकिन रानी एलिजाबेथ जो थी इनके समकालीन मानी जाती हैं। इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी 1575 में। कब? 1575 में की गई थी। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर वाद विवाद जो है बेसिकली आपका निपटाया जाता था। सुलह ए किल की स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा। और फतवा जो है आपका पूछा जाता है कि किस शासक के विरुद्ध फतवा जो है जारी किया गया, तो अकबर के विरुद्ध ही जारी किया गया था। ठीक। अब एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई अकबर के बारे में, वो ये था कि पानीपत का जो आपका पानीपत द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहला युद्ध तो आप लोग पढ़ चुके हैं। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो 1500 कब हुआ था? 1556। ये आपकी अकबर के बीच में हुआ था और किसकी? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू। हेमू कौन था? हेमचंद विक्रमादित्य, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, ये सारा हुआ आपके अकबर के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अभी अभी आपको मैंने बताया बैरम खां था। थोड़ा सा याद करिएगा, सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, पढ़ाई गई हैं, खाली आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था और इनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद उनकी आयु जो थी कितनी थी? 14 वर्ष की आयु थी। इतनी कम आयु में इनका जो है क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। बैरम खां अकबर का कौन था? संरक्षक था। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अभी आपको बताया है मैंने, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब हुआ था? डिस्कस किया गया है 5 नवंबर। अगर आप 5 नवंबर याद नहीं रख पाए तो खाली नवंबर याद रख लीजिएगा भाई। 5 नवंबर 1556 को आपका हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और किसके बीच में? हेमू के बीच में। हेमू कौन था? हेमू का पूरा नाम अगर आपको पूछा जाए तो पता चले, हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद है ये, चंद्र नहीं है, ठीक है। हेमचंद विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक। इसमें क्या हुआ था? हेमू जो है आपका पराजय हुआ था। कौन? हेमू पराजय हुआ, पराजय हुआ था। और बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी? बैरम खां ने हेमू की हत्या कर दी थी। बैरम खां वही जो आपके अकबर के प्रारंभिक संरक्षक थे, बैरम खां, ठीक है। मूव करते हैं, आपके सामने है, पहला तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बंगाल का पूछा गया है, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आप सभी को बताया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इनकी शासनकाल में ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। लिख लीजिएगा आप लोग, इनके शासनकाल में, इनके शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आप लोगों को पढ़ाया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में याद करिए आप लोग, आपको पॉलिटी में पढ़ाया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तथा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। इनका जो बेसिकली ये कब तक गवर्नर जनरल रहे? तो याद रखिएगा 1774 से, कब से? 1774 से 85 तक आपके ये क्या रहे? गवर्नर जनरल रहे, याद रखिएगा, ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपसे है कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया? पहला तो आपको याद रखना है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसने पारित किया था? तो ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे यही पूछा जाता है। और कब किया था? तो आपको याद रखना है 1829 में। कब? 1829 में। महत्वपूर्ण है, आप लोगों को इतना याद रखना है। आगे आपसे क्वेश्चन है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति परिधि में लाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। सहायक संधि किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की थी। याद करिए, किसकी? लॉर्ड वेलेस्ली की थी। इसमें क्या होता था? लॉर्ड वेलेस्ली की इस संधि के द्वारा क्या किया जाता था? भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति की परिधि में लाया जाता था। और इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा था? तो पहला आपको याद रखना है, पूछा जाता है आपसे, ये बताया गया है। पहला राज्य आपका हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। कौन? हैदराबाद। दूसरा आपका कौन सा था? दूसरा आपका मैसूर था। और आपसे दूसरा ही पूछा गया है। तीसरा अगर आप याद रख पाए तो अच्छी बात है। तीसरा आपका तंजौर था। बस 3 ही आपको याद रखने हैं अभी। कौन सा ऑप्शन मैच होगा? मैसूर आपका मैच हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर आपकी सिविल सेवा की परीक्षा जो है आपकी आरंभ की गई थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पूछा जाए अगर आपसे कि सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक। भारत में न्यायिक संगठन की जो स्थापना है वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर ही की गई थी और इन्होंने ही की थी। पूछा आपसे कई बार ये जाता है इनकी मृत्यु के बारे में, तो इनकी मृत्यु महत्वपूर्ण है। देखिए, इनकी मृत्यु जो है गाजीपुर में हुई थी। कहाँ पर? गाजीपुर में हुई थी, गाजीपुर में। और यहीं पर इनकी कब्र है। तो पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ब्रिटिश शासक है जिसकी जो है कब्र आपके गाजीपुर में है या भारत में है? तो याद रखिएगा कि वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और इनकी कब्र गाजीपुर में है। कहाँ पर है? गाजीपुर में। मूव करते हैं आगे। आगे आपसे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश साम्राज्य के
ब्रिटिश साम्राज्य में होगा। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो आपको ये बताना है कि ब्रिटिश साम्राज्य जो था इसमें अवध का विलय कब हुआ था? 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने जो आपकी आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का जो है आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उस समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। आपसे यही पूछा जाता है कि जिस समय लॉर्ड डलहौजी ने बेसिकली आपके जो हैं अवध का विलय किया था ब्रिटिश साम्राज्य में, उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो अवध के जो नवाब हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नवाब लिख लीजिएगा, वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। वाजिद, मैं फिर से लिख देती हूँ, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ठीक, वाजिद अली शाह। कब आपका विलय किया गया था? 1856 में। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो जब मैंने आपको पॉलिटी में स्थानीय स्वशासन पढ़ाया है तो वहाँ पर आपको बताया गया है कि किसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो आपकी किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के वायसरायों को सबसे अधिक जो उदारवादी माना जाता है, ब्रिटिश भारत के जो वायसराय हैं उन सब में सबसे अधिक उदारवादी यही थे खाली, ठीक है, उदारवादी। बाकी तो सब पता ही है किस लिए आए थे। अब लॉर्ड रिपन के बारे में आपको याद रखना है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आपका 1881 में इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया था। इन्हीं के कार्यकाल में पारित किया गया था। पूछा जाता है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किनके कार्यकाल में पारित हुआ था? तो आपको याद रखना है, पारित किया गया, ठीक। इस अधिनियम के तहत जो 7 वर्ष से कम के, ध्यान से सुनिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस अधिनियम के अंतर्गत 7 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे थे इनको फैक्ट्रियों में काम पर रोक, और 7 से 12 वर्ष के जो बच्चे थे इनको फैक्ट्रियों में प्रतिदिन 9 घंटे का काम दिया गया, और इन्हें महीने में 4 छुट्टियां जो हैं इनका प्रावधान किया गया था। तो याद रखना है आप लोगों को। आपसे पूछा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है, याद रखिएगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया, जिसे लॉर्ड डैश द्वारा पारित किया गया। तो विधवा विवाह अधिनियम जो है आपका बेसिकली किसने आपका जो है पारित किया था? तो आपको याद रखना है, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। आपको यहाँ पर कैनिंग याद रखना है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, जरूर परीक्षा में आने वाला प्रश्नों में से शामिल है ये। अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए किसने सबसे ज़्यादा प्रयास किए? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। ये आपको याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने आपके अथक प्रयास किए थे, और इन्हीं के प्रयासों के चलते ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा आपका अधिनियम पारित किया गया 1856 को, हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक। और 1856 में ये आपका लागू भी किया गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। मूव करते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा, अभी आपको पूरा दिख रहा होगा। डैश में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, मार्ले मिंटो सुधार आपके कब आए थे? 1909 में आए थे। याद करिए आप लोग, जिन्हें भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा गया। क्या कहा गया? भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। किनको? मार्ले मिंटो सुधार को भारत परिषद अधिनियम 1909 कहा गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की स्थापना की? तो बंगाल में स्थायी उपनिवेश की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपके 1793 में, कब? 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। कौन सी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की।
इस स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अन्य नाम आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं लिख देती हूँ अन्य नाम। अन्य नाम क्या क्या थे? इसी के अन्य नाम थे इस्तमरारी। क्या थे? इस्तमरारी, इस्तमरारी, मालगुजारी, इस्तमरारी, मालगुजारी, ये सब इसी के अन्य नाम थे। मालगुजारी या फिर विशल वेदारी कहा जाए, विशल वेदारी कहा जाए। ठीक, क्या कहा जाए? विश्व वेदारी कहा जाए, याद रखिएगा। ये जो स्थायी बंदोबस्त है किसके साथ किया गया? ये जमींदारों के साथ किया जाता था। ठीक है, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? आपको यहाँ पर बताना है कौन सी संबंधित नहीं थी। तो आपको आंसर मिल गया होगा। जमींदारी संबंधित थी आपकी, महालवाड़ी संबंधित थी, दस्तक नहीं थी, रैयतवाड़ी भी आपकी संबंधित थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भू राजस्व वसूली हेतु, भू राजस्व वसूली हेतु ये आपकी क्या थी? हेतु व्यवस्था थी। भू राजस्व वसूली हेतु एक व्यवस्था थी आपकी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जिसे कहा जाता है। और इसके जन्मदाता काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपके रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, इसके जो जन्मदाता थे वो सर टॉमस मुनरो थे। क्या थे? सर टॉमस मुनरो थे, सर टॉमस मुनरो। और कौन थे? कैप्टन रीड थे। ये दो व्यक्ति आप लोगों को याद रखना है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो आपके थे, इनकी जो बेसिकली क्या कहते हैं कि जन्मदाता कहें आप, तो इनके जन्मदाता टॉमस रो और कैप्टन रीड थे। सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसे लागू किया गया था। पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? तो इसे सर्वप्रथम कहाँ पर? इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल, कहाँ पर? बारामहल एक जगह है, बारामहल जिले में लागू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर मैं बात करूं स्थायी बंदोबस्त की, तो अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त मद्रास में पहले लागू किया, फिर बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। ठीक है, मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस पर। आगे आपसे क्वेश्चन है कि महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो याद रखिएगा, महालवाड़ी जो प्रणाली है बेसिकली उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी महालवाड़ी प्रणाली। उत्तर प्रदेश के अलावा आपके मध्य प्रांत और पंजाब में भी लागू की गई थी साथ ही साथ। ठीक है, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ आपके प्रांत थे जहाँ पर ये आपकी बेसिकली लागू की गई थी। और इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत के कुल भूभाग का 30% हिस्सा है वो लिया जाता था। आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार इनमें से कौन सा हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो विलय नीति थी लॉर्ड डलहौजी की थी, याद रखिएगा, विलय नीति आपको याद रखना है किसकी थी? ये लॉर्ड डलहौजी की थी। ठीक, आप इसको कई नामों से जानते हैं। इसे हम व्यवगत का सिद्धांत कहते हैं, हड़प नीति आपको याद रखना है, हड़प नीति कहा जाए, विलय नीति कहा जाए, व्यवगत का सिद्धांत कहा जाए, व्यवगत का सिद्धांत, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाए। क्या कहा जाए? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, DOCTRINE, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, LAPS, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर विलय नीति कहा जाए, सब एक ही नाम है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने आपके सबसे पहले किसका विलय किया था? तो ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। सतारा का विलय किया था। किसका? सतारा का विलय किया गया था। उसके बाद आपके जयपुर का। सतारा का विलय कब हुआ था? 1848 में हुआ था। कब? 1848 में। ये डलहौजी था ना, डलहौजी का समय ही था। इसका जो कार्यकाल था, मतलब ये कब तक आपका गवर्नर जनरल रहा, तो 1848 से आपका जब लगभग आपके 1856 तक रहा। देखिए 1848 में ही आया था और 1848 का ही आपका व्यवगत का सिद्धांत है, याद रखिएगा। और इसने सतारा को 1848 में ही विलय कर लिया था। उसके बाद इसने जैतपुर को किया था। किसको? जैतपुर को एवं संभलपुर को साथ में किया था। जैतपुर एवं संभलपुर को कब? 1849 में किया था। बस आपको ये दोनों ही याद रखने हैं, खाली इतना ही आपका महत्वपूर्ण है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर आपको मिल गया होगा। आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। एक लाइक एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियोज़ में जाकर जो है नोट्स बना सकते हैं, अभी आपके पास काफ़ी समय है, और पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो आप सभी को अभी पता है कि कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। आगे आपसे क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे।
अगर मैं बात करूं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे आपके, लिख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, ये आपके प्रथम भारतीय बेसिकली आपके थे। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे आपके? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी SSC की परीक्षा में, तो आप मजाक में मत लीजिएगा, सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़िएगा। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के लिए जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? आपके रेडक्लिफ बनाए गए थे। कौन? सिरिल रेडक्लिफ, जिनका पूरा नाम है। तो आप रेडक्लिफ याद रख लीजिएगा, यही बहुत बड़ी बात है। तो रेडक्लिफ, ठीक है, सिरिल रेडक्लिफ, ठीक। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो आपको पता होगा रेड क्लिफ लाइन है। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का संबंध बेसिकली इन्हीं से है। इन्हीं के नाम पर फिर इसका नाम क्या रखा गया था? रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों का जो सबसे पहला जो विद्रोह था, जो बड़े पैमाने पर हुआ था, छोटे छोटे विद्रोह होते रहते थे, लेकिन जो बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ था वो वेलोर का विद्रोह था। कौन सा था? वेलोर का विद्रोह था, जो कि आपका कब हुआ था? वेलोर का जो विद्रोह हुआ था वो आपका कब हुआ? 1806 में हुआ था। अगर आप पूरा याद रख पाएँ तो अच्छी बात है। आपका 10 जुलाई 1806 में हुआ था। कब? 1806 में हुआ था, ठीक। और यहाँ पर 69th जो छावनी थी आपकी, 69th छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो इस छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था। वेलोर विद्रोह में याद रखिएगा कि इस छावनी के जो सैनिक थे इन्होंने विद्रोह किया था, कि सैनिकों ने। आंसर क्या होगा आपका करेक्ट? इसमें आपका एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, एक कोई आप लोग यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, ये धोखे से हो गया होगा, मैं पहले को सुधार देती हूँ, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 10 मई को हुई थी। कब? 10 मई को हुई थी। 1857 में हुई थी। कब? 1857 में हुई थी। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? मैंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। 1857 की क्रांति आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस की गई है, एक बार आप रिवीजन करिएगा, सारे आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। तो सिपाही विद्रोह आपका किस वर्ष हुआ था बताइए? 1857 में हुआ था, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो महिला थी वो थी बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। और मैंने आप लोगों को बताया था कि बेगम हजरत महल ने कहाँ पर नेतृत्व किया था? तो लखनऊ में इस जो आपका बेसिकली क्रांति थी, इस क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है। और दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता लखनऊ में कौन थे? तो दमनकर्ता आपको याद रखना है कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल थे, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने है। 1 मिनट, अभी आपको पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। 1 मिनट दिख गया होगा अभी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की? आपको ये बताना है किसने सहायता नहीं की। ग्वालियर के सिंधियाओं ने, देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें वैसे तो आपके क्रांतिकारी लोग लड़ रहे थे, लेकिन जैसे आज के समय पे होता है ना कि जब हम लड़ाई करते हैं तो पीछे से कोई हमारा जो है और विद्रोह करता है, तो ऐसे ही कुछ और लोग थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उनमें थे ग्वालियर के सिंधिया लोग थे, और कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे, और भोपाल के सिकंदर बेगम थे, ठीक। तो ये ऐसे लोग थे जो मतलब ये सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इनमें से बेगम हजरत महल ऐसी थी जो आपकी जो है नुमाइशी कर रही थी, इस स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय भूमिका निभा रही थी। अभी अभी मैंने आपको बताया बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इस जो क्रांति थी इसकी नुमाइशी की थी,
ठीक है, सो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे ये है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पर फांसी दी? तो इनको शिवपुरी में फांसी दी गई थी। कहाँ पर? शिवपुरी में। आपके जो तात्या टोपे हैं इनका नाम क्या था, वास्तविक नाम? तो वास्तविक नाम आपसे पूछ लिया जाता है। वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र पर और खानाबदेश और राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक बेसिकली गुर्रिल्ला युद्ध जो है इसका संचालन किया था और 1 वर्ष तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम भी रहीं। इसके बाद इनका एक दोस्त था जिसका नाम था क्या? मान सिंह। इस मान सिंह ने क्या किया? इसने विश्वासघात कर दिया और इस मान सिंह की वजह से तात्या टोपे जो हैं पकड़े गए थे और अंग्रेजों ने इनको पकड़कर 18 अप्रैल याद रखिएगा 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इनको फांसी हो गई थी। कहाँ पर? शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता थे। तो आप सभी को बताया गया है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब थे। कौन थे? नाना साहब थे। ठीक, अगर तात्या टोपे की बात करें तो ये ग्वालियर से थे। कहाँ से? ग्वालियर से थे। अगर कुंवर सिंह की बात करें, जो आपके ये कुंवर सिंह थे तो ये आपके बिहार से थे, बिहार से। ठीक है, वाजिद अली शाह कहाँ से थे? वाजिद अली शाह तो ये कहीं से नहीं थे आपके। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन कि इनमें से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कृषक आंदोलन का जो नेता था वो बाबा रामचंद्र थे। कौन थे? बाबा रामचंद्र थे कृषक आंदोलन के नेता। ठीक, और ये जो आंदोलन है आपका कहाँ पर चलाया गया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो आंदोलन है किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया, जो कि धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। और यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के कहाँ के? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो ये रहा आज का आपका सारा प्रैक्टिस, जिसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो प्लीज़ एक लाइक एक शेयर आप सभी की तरफ से बनता है। थैंक यू सो मच।